और ये हमारा कौमी परचम है, हम इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। ये हमारा कौमी वर्सा है, हम इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। ये हमारे तहजीबी निशान है, हम इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। ये हमारे नाज की अलामत है, हम इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं, इसको पसंद करते हैं, इसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, इसलिए कि हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने मुल्क से, अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत की तालीम दी है। तो दोस्त 2002 से पहले कोई भी आम शहरी तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, कानून में उसके लिए ममानियत थी। अगर कोई आम शहरी तिरंगा लहराते हुए नजर आता तो उसको 3 साल 3 महीने की जेल हो सकती थी और उसके लिए कोई जुर्माना भी था। नवीन जिंदल जो कहना चाहिए कि हमारे मुल्क के एक मशहूर सनतकार हैं, उनकी ऑफिस में झंडा लगा हुआ था। पुलिस को पता चला, उनकी ऑफिस का झंडा जब्त कर लिया गया और उनके ऊपर केस कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुझे अपने कौमी परचम की नुमाइश का पूरा हक हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में नवीन जिंदल के हक में फैसला सुनाया। और ये जब भी कहीं ओलंपिक होगा, एशियाड होगा, जब बहुत सारे खेल होते हैं, वहाँ हर मुल्क का परचम लगता है, हर मुल्क के परचम का एक ही साइज हुआ करता है। मगर जब यही हमारे मुल्क के अंदर ये खेल होगा तो दूसरे तमाम ममालिक के परचम से हमारे परचम का साइज बड़ा हो जाएगा और हमारा परचम जब देखने वालों के बाएं तरफ होगा और दरअसल में वो दाएं तरफ लगाया जाएगा, मगर देखने वाले के वो बाएं तरफ होगा और हमारे मुल्क का परचम दूसरे तमाम ममालिक के परचम से थोड़ा बड़ा होगा। जब हमारे मुल्क का कोई खिलाड़ी तलाई तमगा हासिल करेगा और जब उसके पीछे झंडा फहराया जाएगा तो हमारे मुल्क का परचम बड़ा होगा और दूसरे तमाम मुल्क के परचम छोटे होंगे। यह आलमी कानून। खिताब होगा। अब मैं इसके बाद इस झंडे की हकीकत को, जिसकी मुखालफत में आज भी अंग्रेजी जहनियत रखने वाले ये कह रहे हैं कि इस झंडे को बनाने वाले कौन लोग हैं, इसलिए इस झंडे को भी रांदे दरगाह कर दिया जाए। तो आइए मैं हाफिज अनीस अदर साहब की ज़बानी इस झंडे की असल हकीकत को बयान करने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने असीम मालूमात के तई हम सबको गोश गुजार फरमाएँ। इसके बाद मौलाना जवान नासिर साहब अय्यूबी का भी खिताब होगा और आप ही दुआ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। आज के इस जश्न यौम आज़ादी के जो सदर मुहतरम है, हमारे सदर जमीयत उलमा मौलाना आसिफ शाबान साहब, जमीयत के तमाम ही ज़िम्मेदारान, हमदर्दान, अराकीन, आज मैं अपनी तरफ से आप तमाम लोगों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस यौम आज़ादी की। मौलाना कारी अखलाक जमाली साहब ने कहा कि झंडे के बारे में मुझे कुछ अर्ज़ करना है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कोई भी परचम हो और कोई भी झंडा हो, किसी भी कौम को मुत्तहिद करने के लिए परचम की ज़रूरत होती है। जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए परचम की ज़रूरत होती है। आपस के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए परचम की ज़रूरत होती है। आज हमारी जमीयत का भी परचम है, सफ़ेद और काली पट्टियों वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को गज़वात में रवाना किया करते थे जंगों के लिए, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में आता है कि एक मरतबा जब गज़वे मौता में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को रवाना किया तो एक सफ़ेद झंडा बनाया और सहाबा में जिम्मेदारी दी कि अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला के हाथ में परचम होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो फला सहाबी के हाथ में परचम होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो फला सहाबी के हाथ में ये परचम होगा, अगर वो भी शहीद हो जाए तो मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी के भी हाथ में इस परचम को
थमा सकते हैं, इस परचम को दे सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कोई परचम था, कोई झंडा था, जिसकी वजह से ये कहना चाहिए कि ये परचम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम से भी हमें मिलता है कि परचम की कोई ना कोई अहमियत है। इस बात का पता चलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से। हमारा ये जो कौमी झंडा है, ये झंडा दरअसल 23 जुलाई 1947 को इख्तियार किया गया। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। 23 जुलाई 1947 को डोमिनियन इजलास में इस झंडे को मान्यता दी गई। और ये जो परचम है, ये परचम दरअसल कांग्रेस का स्वराज का परचम था। पहले जब जंग आज़ादी चल रही थी तो बहुत सारे झंडे बने, बहुत सारे परचम बने, मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस वक्त आज़ादी की जंग में कायदाना रूल अदा करना शुरू किया तो उसका परचम था इसी तरीके से जाफरानी, सफ़ेद और सब्ज रंगों का उफकी पट्टियों वाला मुस्ततिल परचम था। उसके अंदर चरखा बना हुआ था बीच में। ये कहना चाहिए कि उसके फर्क ये था कि उसमें चरखा बना हुआ था और वेंकैया बगली ने उसे डिजाइन किया था। मगरबी बंगाल के रहने वाले कांग्रेस पार्टी के एक अहम जिम्मेदार थे वेंकैया बगली ने उसे डिजाइन किया था कांग्रेस पार्टी के स्वराज के परचम को, और उसी परचम तले जंग आज़ादी लड़ी जाती थी। पूरी आज़ादी की जंग साल तक स्वराज के परचम तले लड़ी गई। मगर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो चूंकि ये किसी एक जमात का, किसी एक पार्टी का, किसी एक समाज का, किसी एक कौम का, किसी एक मजहब का मुल्क नहीं था, ये सेकुलर मुल्क था, इसलिए इस परचम को नए अंदाज में फिर से डिजाइन किया गया। और अब जब डिजाइन किया गया तो फिर उसे खादी से बनाया गया, फिर उसके उसूल और ज़वाबित मुतय्यन किए गए, उसको खादी से बनाया गया और फिर इसको नए तरीके से डिजाइन किया सुरैया तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी की जो वाइफ थी, बेगम थी, सुरैया तैयब जी ने इसे डिजाइन किया इस अंदाज में कि 2 और 3 का तनासुब इस झंडे के अंदर पहली मर्तबा आया कि अगर 1 फीट चौड़ा ये हमारा झंडा है तो 1.5 फीट लंबा होगा, 2 फीट अगर इसकी चौड़ाई है तो ये 3 फीट लंबा होगा। और इसके अंदर जो ये रंग है, जो जाफरानी रंग, सबसे पहले ये जाफरानी और सब्ज रंग में डिजाइन किया गया था, मगर उसके बाद सुरैया तैयब जी ने इसके अंदर सफ़ेद पट्टी का इजाफा किया और उसके साथ अशोक की लाड जो है उसे अशोक चक्र को, अशोक की लाड से अशोक चक्र को उठाकर इसका हिस्सा बनाया गया। एतराज ये हुआ था उस वक्त कि इसके अंदर तमाम कौमों की नुमाइंदगी नहीं है, तमाम रियासतों की नुमाइंदगी नहीं है, इसमें हिंदुओं की नुमाइंदगी है, इसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी है, मगर दूसरे तमाम मज़ाहिब रह गए हैं। तो उस वक्त गांधी जी ने इसकी तारीफ बयान की थी कि ये झंडा न किसी हिंदू की नुमाइंदगी करता है, न मुसलमान की नुमाइंदगी करता है, न किसी कौम और मजहब की नुमाइंदगी करता है, बल्कि हमारे झंडे का जो जाफरानी रंग है वो कुर्बानी की अलामत है। जो हमने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, उस कुर्बानी की अलामत है। उसके बाद जो अमन कायम हुआ है, ये सफ़ेद रंग उसकी अलामत है। और ये सब्ज जो रंग है, ये सरसब्जी, शादाबी और हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने और तरक्की की अलामत है। ये नई तारीफ जब गांधी जी ने झंडे की पेश की, उसके ऊपर बाद इस झंडे पर इत्तेफाक राय कायम हुआ। मजीद गांधी जी ने कहा कि इसके अंदर जो अशोक चक्र है ये कसरत में वहदत की अलामत है, ये तमाम मज़ाहिब को दर्शाता है, ये तमाम मज़ाहिब को दर्शाता है, बताता है कि हम कसरत में हैं। बहुत सारे मज़ाहिब, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ कहना चाहिए कि तहजीबें इस मुल्क का हिस्सा हैं। उन तमाम तहजीबों को अलामती तौर पे जाहिर करता है अशोक चक्र कि हम बहुत हैं मगर मुत्तहिद है, इसलिए कि उसमें 14 खाने हैं, 24 खाने हैं, और उसके बावजूद उसके अंदर एक इत्तेहाद और यगानगत और यकसुई नजर आ रही है।
मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, जब से लेकर आज तक झंडा बनाने के लिए जो उसूल और ज़ाब्ता है, उसका सबसे पहला ये कायदा है कि वो खादी का होगा या रेशम का होगा और हाथ से बुने हुए कपड़ों का होगा, हाथ से बुने हुए कपड़ों का होगा। और यासीन सेठ मैं आपको बता दूं 150 पिक होगा उसके अंदर, ये भी कानून में लिखा हुआ है 150 पिक होगा। और उसको बनाने के लिए जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर नोट सिर्फ नासिक के सिक्योरिटी प्रेस में छपती है, इसी तरीके से पूरे मुल्क में सरकारी तौर पर जो झंडा इस्तेमाल होता है वो झंडा कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग कंपनी जो है आजादी के बाद से आज तक सिर्फ उसको ये हक हासिल है कि वो सरकारी झंडा बनाएगी। और आज भी कर्नाटक के हुबली में जो झंडा बनता है उस कंपनी में, वही झंडा सरकारी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब वो झंडा बनता है तो वो कपड़ा चेक होने के लिए CBS के पास जाता है, जो गवर्नमेंट का एक इदारा है। वो कपड़ा चेक होता है, जब CBS उस कपड़े को पास करता है, वापस वो थान खादी ग्राम उद्योग हुबली पहुंचता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। और ये जो कलर का जो शेड है, इस शेड की भी पूरी कहना चाहिए कि इस शेड को मशीनों से चेक किया जाता है, वरना धीरे धीरे क्या होगा कि जो अवाम कौम दुश्मन था जो मुल्क में हमारे हो रहा है, मालूम पड़ा कि धीरे धीरे जाफरानी को कोई और कलर दे दिया गया। आप समझ सकते हैं। तो इसकी शेड मशीन से चेक होती है, उसका एक मेयार कानून में तय है कि इतने ग्राम और इतने इस अंदाज का जाफरानी होगा, ये वाइट की चमक का ये कहना चाहिए मेयार होगा, और सब्ज रंग की चमक का ये मेयार होगा। वो पूरा कानून में लिखा हुआ है। और हमारे झंडे की 9 साइज, हमारे झंडे की 9 साइज, और उस 9 साइज के एतबार से अशोक चक्र की साइज, ये तमाम चीजें भी कानून में लिखी हुई है। झंडा 2 तरीके से फहराया जा सकता है, एक तो उमूदी तौर पर, एक उफकी तौर पर। झंडा इस तरीके से खड़ा भी यानी उसको बताया जा सकता है, झंडे को इस तरीके से आड़ा भी बताया जा सकता है। ये 2 तरीका झंडे की नुमाइश के लिए कानून के अंदर लिखा हुआ है। 2002 से पहले कोई भी आम शहरी तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, कानून में उसके लिए ममानियत थी। अगर कोई आम शहरी तिरंगा लहराते हुए नजर आता तो उसको 3 साल 3 महीने की जेल हो सकती थी, और उसके लिए कोई जुर्माना भी था। नवीन जिंदल जो कहना चाहिए कि हमारे मुल्क के एक मशहूर सनतकार हैं, उनकी ऑफिस में झंडा लगा हुआ था। पुलिस को पता चला, उनकी ऑफिस का झंडा जब्त कर लिया गया और उनके ऊपर केस कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं, मुझे अपने कौमी परचम की नुमाइश का पूरा हक हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में नवीन जिंदल के हक में फैसला सुनाया और ये कहा कि हाँ, एक आम शहरी को भी अपने कौमी परचम की नुमाइश का हक है। एक आम शहरी भी कौमी परचम लहरा सकता है, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं बनाया जा सकता। वो 2002 के बाद फिर आम शहरी कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी इस झंडे का इस्तेमाल कर सकता है। हमें ये कानून से अख्तियार नहीं मिला है, ये हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली है। तो ये जो फ्लैग कोड है, इंडियन पेनल कोड में जो फ्लैग कोड है, इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं। इससे पहले ये था कि सूरज गुरूब होने के बाद गुरूब होने से पहले परचम को उतार लिया जाता था। अगर गुरूब होने के बाद ये परचम कहीं पर नजर आ जाए तो पुलिस FIR दर्ज कर लेती थी। मगर अब अभी माजी करीब में ये अमेंडमेंट आया है कानून में कि अब सूरज गुरूब होने के बाद भी परचम अगर कहीं पर लहराता हुआ नजर आएगा तो कोई FIR दर्ज नहीं होगी। अब ये जुर्म के जुमरे से ये चीज निकाल दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक जो कौमी परचम है, इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं। इसकी कहना चाहिए एक मुकम्मल एक तारीख है। और इस अंदाज में ये जो परचम है हमारा, ये परचम पूरी दुनिया के अंदर जो परचम है उसकी साइज से इसकी साइज को मैच किया गया है। आप ये भी समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जब हर मुल्क का जो परचम है उसका एक कॉमन
पूरी आलमी कानून है, उस आलमी कानून के एतबार से इसकी साइज को मैच किया गया है कि जब भी कहीं ओलंपिक होगा, एशियाड होगा, जब बहुत सारे खेल होते हैं, वहां हर मुल्क का परचम लगता है, हर मुल्क के परचम का एक ही साइज हुआ करता है। मगर जब यही हमारे मुल्क के अंदर ये खेल होगा तो दूसरे तमाम ममालिक के परचम से हमारे परचम का साइज बड़ा हो जाएगा और हमारा परचम जब देखने वालों के बाएं तरफ होगा और दरअसल में वो दाएं तरफ लगाया जाएगा, मगर देखने वाले के वो बाएं तरफ होगा और हमारे मुल्क का परचम दूसरे तमाम ममालिक के परचम से थोड़ा बड़ा होगा। जब हमारे मुल्क का कोई खिलाड़ी तलाई तमगा हासिल करेगा और जब उसके पीछे झंडा फहराया जाएगा तो हमारे मुल्क का परचम बड़ा होगा और दूसरे तमाम मुल्क के परचम छोटे होंगे। यह आलमी कानून हर मुल्क के एतबार से इसी तरीके से जब कोई तकरीर कर रहा है किसी हॉल में परचम है तो परचम हॉल के दाएं जानिब होगा और देखने वालों के बाएं जानिब होगा। इतनी बारीकियां इसके अंदर, अगर मैं तकरीर कर रहा हूं मेरे पास परचम लगा रहेगा तो यहाँ दाएं जानिब होगा और जो देखने वालों के बाएं जानिब होगा। अगर हम किसी हॉल में दाखिल हो रहे हैं, वहां कोई तकरीब नहीं चल रही है, तो परचम अगर वहां पर लगाया जाएगा तो वहां परचम बाएं जानिब लगाया जाएगा कि जब आदमी दाखिल होगा तो उसके उल्टे हाथ को उसको परचम नजर आएगा। ये इतनी बारीकियां हैं फ्लैग कोड के अंदर और ये हमारा कौमी परचम है, हम इसके ऊपर फख्र करते हैं। ये हमारा कौमी वर्सा है, हम इसके ऊपर फख्र करते हैं। ये हमारे तहजीबी निशान है, हम इसके ऊपर फख्र करते हैं। ये हमारे नाज की अलामत है, हम इसके ऊपर फख्र करते हैं, इसको पसंद करते हैं, इसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, इसलिए कि हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने मुल्क से, अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत की तालीम दी है। तो दोस्तों ये थी हमारे जो कौमी परचम जो है, इसके बारे में चंद मारूज़ात जो मैंने आपके सामने पेश की। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।